दोस्तों, आज मैं आपको एक मजेदार और इमोशनल एपिसोड की कहानी सुनाने वाली हूँ। द टिपिकल फैमिली सीजन 1 का चौथा एपिसोड। अगर तीसरा एपिसोड नहीं देखा है तो टेंशन मत लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो शुरू करते हैं। एक धुंधली सुबह की शुरुआत होती है। दाएं और गजू एक दूसरे के सामने खड़े हैं। गजू ने मन ही मन ठान लिया है इस बार वह दाएं को गले नहीं लगाएगा, लेकिन जब एक बाइक वाला उनकी ओर आता है तो परिस्थिति उसे मजबूर कर देती है। वह उसकी मदद करता है और दाएं के होंठों से एक हल्का थैंक यू फिसल जाता है। वह गहरी सांस लेकर पूछती है, वैसे तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता चला? गजू की आंखों में एक छुपी हुई बेचैनी झलकती है, लेकिन तभी वह अचानक गायब हो जाता है। गजू वर्तमान में लौटता है और उसकी बेचैनी का सामना करने के लिए सुनु सामने आता है। सुनु तीखे स्वर में पूछता है, क्या तुम्हारी शक्तियाँ लौट आई हैं? गजू जवाब देता है, मैंने किसी को बचाया है। सुनु उसे एक कमरे में ले जाता है जहाँ पुरानी कहानियों की परछाइयाँ जाग उठती हैं। वह गजू को दिखाता है कि कैसे उसके पूर्वजों ने एक लड़की से प्यार किया था। सुनु उसे चिढ़ाता है, तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है, तुम्हें दाएं से प्यार हो गया है। गजू तुरंत इनकार करता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ। सुनु उसकी ओर शरारत भरी मुस्कान से देखता है और कहता है, जो भी हो मैं तुम्हारी माँ को बता दूंगा। गजू उसे रोकता है, अभी नहीं, मैं खुद अभी सुनिश्चित नहीं हूँ, प्लीज उन्हें कुछ मत बताना। सुनु हामी भरता है और गजू कमरे से बाहर निकलता है। दाएं सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है और अचानक गजू उसके सामने आ जाता है। उसकी आंखों में डर और हैरानी साफ दिखाई देती है। तुम यहाँ कैसे? वह घबराते हुए पूछती है। जब वह गजू को छूने की कोशिश करती है तो उसकी सांसें रुक जाती हैं। क्या तुम भूत हो? वह बुदबुदाती है और अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। गजू की पूरी फैमिली वहाँ पहुँचती है। सबकी नजरें गजू पर टिक जाती हैं। ये क्या हुआ? किसी ने पूछा। गजू ने हिचकते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता, शायद इसने भूत देख लिया था। उसी वक्त डोंगी मुस्कुराती हुई कमरे में दाखिल होती है। वो भूत मैं हूँ, मैं संपत्ति वाले कमरे में गई थी और शायद उसने मुझे वहाँ देख लिया। मनम चिंता में पड़ जाती है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए, वह डोंगी से कहती है। दाएं ने कुछ पल पहले की बातों को याद करते हुए कहा, तुम्हारे बेटे ने मेरी तिजोरी देख ली थी। मनम भड़क जाती है, तुम कैसी बकवास कर रही हो? दाएं को कमरे में ले जाया जाता है जहाँ सब सोचने लगते हैं कि क्या उसे अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन डोंगी कहती है, ये बेहोश नहीं है, उसने शायद वही चाय पी ली थी जिसमें कुछ मिलाया गया था। कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन कमरे का माहौल और भी भारी हो जाता है। उस रात मनम अपने कमरे में होती है और एक बुरा सपना देखती है। सपना ऐसा कि दाएं की जिंदगी खतरे में दिखती है। अगले दिन दाएं अपनी यादों को जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी साफ नहीं हो पाता। डोंगी एक बार फिर दाएं के करीब आती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी जिज्ञासा होती है। दाएं धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। डोंगी मुस्कुराकर कहती है, मैं तो बस अपनी पेडिक्योर की बात कर रही थी। दाएं भागती है, लेकिन उसके सामने गजू आ जाता है। उसकी आंखों में दाएं के प्रति चिंता झलकती है। कल रात क्या हुआ था? वह पूछता है। दाएं धीरे धीरे कहती है, तुम वहाँ थे लेकिन तुम्हारी परछाई मिरर में नहीं दिख रही थी। वह आगे कुछ कहने ही वाली होती है कि माहौल में एक अजीब सी शांति छा जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं दाएं घर के छोटे से किचन में खड़ी होती है। ली पास से गुजर रही होती है और दाएं उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, स्कूल जाने से पहले कुछ खा लो। तभी मनम वहाँ आ जाती है। वह धीमे स्वर में कहती है, मैंने एक सपना देखा। सपने में तुम गोल्ड प्लेस से बाहर आ रही थी। तुम्हारी तबीयत खराब लग रही थी और फिर एक एम्बुलेंस तुम्हें ले जा रही थी। मनम की आवाज में घबराहट छिपी थी, लेकिन वह खुद को संभालते हुए कहती है, चिंता मत करो, मैं तो बस बूढ़ी हो रही हूँ। अब ऐसे अजीब सपने आते रहते हैं। दाएं मनम की बात सुनकर गहरी सोच में डूब जाती है। वह खुद को कहती है, क्या सच में मनम का सपना साकार हो सकता है? कुछ पल बाद वह अपने कमरे में जाती है और जल्दी जल्दी अपने सामान को पैक करने लगती है। उसका मन कहता है कि उसे अब इस जगह से भाग जाना चाहिए। धीरे धीरे वह घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हर हरकत गजू की नजरों से बच नहीं पाती। गजू ऊंचाई से उसे चुपके चुपके देख रहा होता है। दाएं आखिरकार गोल्ड प्लेस पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसके दिल में मनम के सपने की याद और डरावनी हो जाती है। क्या यह वही जगह है जिससे मनम के सपने की शुरुआत हुई थी? वह अपने आप से सवाल करती है, लेकिन हिम्मत जुटाकर वह आगे बढ़ती है। अंदर दाएं अपनी माँ से बात करती है। वह धीरे धीरे खुलासा करती है, शायद सच में इस परिवार में कोई शक्ति है, लेकिन उसकी माँ उसकी बात को नकारते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब महज इत्तेफाक है। किसी ने हमारी जासूसी की होगी, इसलिए उन्हें गोल्ड प्लेस के बारे में पता चल गया। हमें बस अपने अगले कदम की ओर बढ़ना चाहिए। तभी कहानी अतीत की परतों में जाती है। दाएं के पिता का संघर्ष सामने आता है। वह एक ऐसा समय था जब उनका परिवार कर्ज में डूबा हुआ था। लोंग, जो अब उनकी दुश्मन थी, पहले उनके पिता से कर्ज लेने आई थी।
उसने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए थे और उनके परिवार की संपत्ति हड़प ली थी। वर्तमान में लोंग एक बार फिर अपनी योजना को आगे बढ़ा रही थी। गोल्ड प्लेस के अंदर गजू को एक चुनौती का सामना करना पड़ता है। एक रहस्यमयी शक्ति उसे रोकने की कोशिश करती है। गजू अपनी दृढ़ता से दाएं के करीब जाने की कोशिश करता है। इसी बीच दाएं गहरी उलझन में होती है। वह गजू को देखकर चौंक जाती है। तुमने कहा था कि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है। गजू उसे ठहरने का कारण पूछता है। लोंग जो वहाँ मौजूद थी हस्तक्षेप करती है। वह गजू को शांत करने की कोशिश करती है। इसी बीच एक फायर अलार्म बज उठता है। दाएं और गजू दोनों एक अजीब स्थिति में फिसल जाते हैं और गिर पड़ते हैं। सभी घटनाएं तेजी से घटती हैं। एम्बुलेंस आती है और दाएं को अस्पताल ले जाया जाता है। गजू दाएं के बेजान हाथ को पकड़कर उसे ऊपर उठाने की कोशिश करता है। लोंग गजू के पास आती है और कहती है, तुम्हें इसका गार्जियन बनना होगा। लेकिन उसी समय वह सच्चाई उजागर करती है, मैं इसकी असली माँ नहीं हूँ। अस्पताल के कमरे में लोंग दाएं के पिता के बारे में बात करती है। वह एक समय में नशे की गिरफ्त में थे। उनके अंतिम संस्कार में कोई नहीं आया था सिवाय उन लोगों के जिनसे उन्होंने उधार लिया था। दाएं अस्पताल के बिस्तर पर धीरे धीरे होश में आती है। उसके चारों तरफ घिरा हुआ अजनबी माहौल उसे बेचैन कर देता है। लोंग उसकी ओर झपटती है। उसकी आंखों में लालच का साया। दाएं की आवाज थरथराती है, लेकिन उसमें हिम्मत की झलक भी है। तुम मेरे इंश्योरेंस का पैसा नहीं पा सकोगी। लोंग अपने चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान लाती है और कहती है, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। तुम जिंदा रहते हुए भी मुझे भुगतान कर सकती हो। उधर गजू अस्पताल में बेचैन होकर लोंग से पूछता है, एक बार दाएं ने मुझे बताया था कि वह किसी बड़े हादसे में मरते मरते बची थी। वह कौन सा हादसा था? लोंग कंधे उचकाकर कहती है, मुझे नहीं पता। अगर जानना है तो दाएं से ही पूछो। गजू का दिल बेचैन था, लेकिन उसकी माँ उसे ढूंढने के लिए आई थी। दाएं का दिल भारी था। वह अपनी माँ से कहती है, मैंने तुमसे कहा था उस परिवार के साथ खिलवाड़ मत करो। लेकिन लोंग की आवाज में क्रूर सर्दी थी। अगर उस परिवार से बचना है तो तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता है, मैरिज रजिस्ट्रेशन करो। गजू दाएं से मिलने आता है। दाएं उसकी ओर देखकर धीरे से कहती है, उस औरत को गोल्ड प्लेस जाना था, इसलिए वह चली गई। गजू दाएं के ऊपर साइन किए हुए कागजों को देखता है और उसकी आंखों में दुख की गहराई उतर आती है। अगले पल दोनों गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं। दाएं गजू की तरफ सवाल करती है, तुमने मेरा पीछा क्यों किया? गजू अपनी आंखों में चिंता और हल्की सी मुस्कान लेकर कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। तुम अचानक घर से भाग गई थी और मेरी माँ ने बुरा सपना देखा था, इसलिए मैं तुम्हें खोजने चला आया। दाएं सवाल करती है, क्या तुम्हारी माँ सच में भविष्य देख सकती है? गजू थोड़ा गंभीर होकर कहता है, हाँ, लेकिन मेरी शक्तियाँ बदल गई हैं। अब मैं अतीत में जा सकता हूँ, लेकिन केवल एक वजह से, और वह वजह तुम हो। दाएं हैरान होती है, मैं? गजू कहता है, हाँ, मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन तुम्हारे साथ चीजें अलग होती हैं। तुम मुझे छू सकती हो, जबकि कोई और ऐसा नहीं कर सकता। शायद तुम्हारा अतीत मेरा भविष्य है। घर लौटने पर मनम गुस्से में गजू से कहती है, तुमने हमारे सारे राज दाएं को क्यों बता दिए? अगर वह डरकर भाग गई तो क्या होगा? गजू शांत स्वर में जवाब देता है, आपने भी तो अपने सपने उसे बताए थे। आपने सपना क्यों देखा? अचानक कहानी अतीत में लौटती है। वहाँ गजू अपनी पुरानी तस्वीरों को देखता है। तस्वीरों में वह सायन के बैग में पड़ी एक फोटो देखता है। उसकी आवाज में दर्द छलकता है। वह प्रेग्नेंट थी। उसने मुझे बताया क्यों नहीं? मनम सच्चाई कहती है, क्योंकि वह बच्चा तुम्हारा नहीं था। वह किसी और के साथ रहने की योजना बना रही थी। गजू का गुस्सा फूट पड़ता है। उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराती है। आप हमेशा अपने सपने देखती हैं। आपने सायन के बारे में कोई सपना क्यों नहीं देखा? अगर आपने देखा होता तो उसकी मौत को टाला जा सकता था। मनम की आंखों में गहरी थकान झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं वही सपना देखती हूँ जो मुझे दिखाया जाता है। अगर मैंने सायन की मौत का सपना देखा भी होता तो भी उसे बचा नहीं पाते। जैसे तुम अतीत को बदल नहीं सकते, वैसे ही मैं भविष्य को नहीं बदल सकती। उसकी आवाज भारी हो गई थी, जैसे कोई पुराना दर्द उभर आया हो। मैंने अपने पिता की मौत का सपना देखा था। उसे बचाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गजू की आंखों में निराशा थी। वह बोला, तो फिर ये सब हमारे लिए एक अभिशाप है। मनम ने उसकी बात काट दी। ये अभिशाप नहीं, बल्कि वरदान है। गजू झुंझलाकर बोला, कैसा वरदान? हम कुछ भी नहीं कर सकते। मनम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम अतीत में जा सकते हो और खुशियों के पलों को फिर से जी सकते हो। मैं भी स्टॉक्स के ग्राफ को देख सकती हूँ और समझ सकती हूँ कि क्या होने वाला है। गजू की आवाज में तीखापन आ गया। वह अपनी माँ से बोला, आप स्टॉक्स के सपने देखती थीं, लेकिन आपने दाएं का सपना क्यों देखा? शायद यह आपका आखिरी मौका है कि आप अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करें और दूसरों की मदद करें। मनम ने गहरी सांस ली और कहा, तुम उसे अतीत में जाकर बचा नहीं सकते। गजू की आंखों में एक अडिग विश्वास उभरा।
वह बोला, शायद मैं कर सकता हूँ, कौन जानता है कि मैं सक्षम हो जाऊँ। दूसरी ओर दाएं धीरे धीरे खुद को समझने की कोशिश कर रही थी। वह अपने कमरे में गई और नोटबुक खोली। उसमें उसने लिखा किसके पास कौन सी शक्ति है और क्यों उनकी शक्तियाँ गायब हो गईं। लेकिन जब ईना की बात आई तो वह अब भी असमंजस में थी। ईना इस समय डांस क्लब में थी। उसके दोस्त उसे समझाते हुए बोले, अगर तुम्हें डांस करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, बस देखो कि हम कैसे डांस कर रहे हैं। वह हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसकी सोच कहीं और थी। वह अपने ईयरबड्स निकालकर गाना सुनने लगी। तभी एक आवाज आई, क्या सुन रही हो? ईना ने झिझकते हुए जवाब दिया। जब उसने गाना शेयर किया तो उसके दोस्त ने कहा, ये गाना बहुत अच्छा है, चलो इसे सबको सुनाते हैं। कहानी यहाँ से एक नई दिशा लेती है। स्कूल से लौटते वक्त ईना को जुनू दिखाई देता है। उसे देखकर ईना के मन में उलझने उमड़ने लगी। उसके दोस्त ने उसे छेड़ते हुए कहा, जुनू को लाइक मत करो, मैंने उसे तुमसे पहले लाइक किया है। उसकी बातों का जवाब देने से पहले ही जुनू पीछे से उनकी बात सुनकर चला गया। ईना ने खुद से कहा, मैं नहीं चाहती कि मुझे ये जानना पड़े कि लोग क्या सोचते हैं। दूसरी ओर डोंगी जिम में थी। उसकी दोस्त उसे पानी देते हुए पास आई और बोली, क्या तुम्हारे और जुनू के बीच कुछ हुआ है? वह तुम्हें होटल ले गया, तुम्हें उसके बाल खींच लेने चाहिए थे। डोंगी ने सिर पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश की। मैं जानती हूँ कि क्या हुआ था, इसलिए इस नाटक की जरूरत नहीं। अगले सीन में दाएं अपने घर में थी। वह आईने में खुद को देख रही थी और गणेश की वह बात याद कर रही थी, तुम इतनी ज्यादा एक्सरसाइजेज मत करो, तुम खुद को बीमार कर रही हो। डोंगी अपनी माँ मनम के पास गई, जो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने पूछा, क्या कर रही हो? मनम ने धीरे से कहा, दाई को हमारे सीक्रेट के बारे में पता चल गया है, उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। डोंगी की आंखों में डर झलक आया। वह बोली, अब क्या करने वाली हो? क्या उसे मारने का इरादा है? मनम ने कंधे झुकाकर जवाब दिया, नहीं, मुझे उसकी चिंता हो रही है। डोंगी ने गहरी सांस ली और दाई से कहा, तुम्हें अब अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा। दाई ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में उलझन और बेचैनी साफ दिख रही थी। कुछ देर बाद दाई ने खुद को संभाला और अपने कमरे से बाहर आई। मनम ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दाई ने तुरंत इनकार करते हुए कहा, डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है। वह वापस अपने कमरे में चली गई, पर उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। दूर किसी कोने में मनम फुसफुसा रही थी, जो भी हमारे राज जान लेता है वह या तो भाग जाता है या फिर इसका फायदा उठाता है। हमें बेहद सतर्क रहना होगा। दाई ने इन बातों को चुपचाप सुन लिया। थोड़ी देर बाद वह शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए खुद को तैयार करने लगी। उधर गजू अपने कमरे में अकेला था। उसने शराब का गिलास उठाया, लेकिन उसे वापस रख दिया। उसने आईने में खुद को देखा और गहरी आवाज में कहा, पहले मैं कमजोर था, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि मुझे क्यों यहाँ होना है। मुझे किसी को बचाना है। गजू का निर्णय पक्का था। वह सीधे सोयन की ओर बढ़ा ताकि दाएं को बचा सके। उसने उसे फॉलो किया, लेकिन दाएं बाथरूम में चली गई। अजीब संयोग से गजू भी वहीं पहुंच गया। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने दाएं की ओर देखा, वह अतीत में लौट गया। ये सब इतना अचानक हुआ कि गजू को समझ नहीं आया कि उसने क्या देख लिया। मुझे फोकस करना होगा, उसने खुद से कहा। दूसरी बार वह उस समय में पहुंचा जब डोंगी किसी भूतिया घर के पास से भागी थी। गजू ने उसे वहां देखा और उसकी चीखों को सुनते हुए उसे बचा लिया। दाएं ने पलटकर आईने में देखा और खुद को भागने पर मजबूर पाया। बाद में गजू अपने कमरे में लौटा। वह परेशान था, लेकिन तभी दाएं वहां आई। उसने गजू को देखा और ताना मारा, तुम तो पूरी तरह से बिगड़े हुए लगते हो। उसने गजू को एक तौलिया दिया, लेकिन गजू ने इसे लेने से मना कर दिया। मैं खुद कर लूंगा, उसने ठंडी आवाज में कहा। दाएं ने उसे गहराई से देखा और कहा, तुम अतीत से वापस आए हो, है ना? तुम जैसे अभी हो वैसे ही भविष्य में भी मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे यह दिया था। उसने गजू को एक चीज दिखाते हुए कहा, उन्होंने इसे गिफ्ट कहा था। गजू ने वह चीज देखा और चौंक कर कहा, यह शादी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है? ये सच नहीं हो सकता। उसकी आवाज में घबराहट थी। मैं अपने अतीत की जिम्मेदारी ले सकता हूँ, लेकिन भविष्य की नहीं। गजू दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन दाएं ने उसे रोका। मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहती हूँ। उसने गहरी सांस ली और अपने अतीत की यादों में खो गई। तुम्हें याद है वह स्कूल जहाँ आग लगी थी? तुम वहाँ फायर फाइटर थे। तुम अपने सहकर्मी को नहीं बचा पाए थे, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुमने वहाँ किसी को बचाया था? गजू ने उसे ध्यान से सुना। तुम उस स्कूल की बात कर रही हो? दाएं ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, मैं वहाँ मरने वाली थी, लेकिन किसी ने मुझे बचा लिया। तभी से मुझे यकीन हो गया था कि तुम वही इंसान हो, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुमने ऐसा कैसे किया। गजू ने उसके करीब जाकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद यह हमारा भाग्य था, लेकिन अब शादी के रजिस्ट्रेशन से पहले कुछ और होना चाहिए। क्या? दाएं ने हैरानी से पूछा। गजू ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, प्यार। और इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, दाएं ने उसे चूम लिया। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।